जय हिंद सभी साथियों को। मैं मन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो यूजीसी एक्ट का है। तो दोस्तों, यूजीसी एक्ट को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रम बना हुआ है, पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी वो लोग या तो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो और भेड़ चाल में चल करके किसी का विरोध या समर्थन नहीं करना चाहिए। ना ही मैं SC ST OBC के पक्ष में ये वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं सामान्य वर्ग के पक्ष में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा केवल इस वीडियो को बनाने का सिद्धांत यह है कि मैं आपको इस एक्ट के बीच में क्या है वो जानकारी आपको दे दूँ। उसके बाद विरोध करना, समर्थन करना आपका मौलिक कर्तव्य तो है नहीं, लेकिन नैतिक अधिकार ज़रूर है। आप उसका विरोध या समर्थन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस गजट के बारे में, जो भारत का राजपत्र जारी हुआ है 13 जनवरी को और जिसको लेकर के कई लोग इसके पक्ष में विरोध में बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, तो आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस एक्ट में क्या है क्या नहीं है, और फिर आप अपनी समझ से इसका समर्थन या विरोध कर सकते हैं। इस तरह से कई देश में हर कोने कोने में आप देख सकते हैं ऐसे कई लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अब इसके समर्थन में भी हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अब हम भारत बंद करेंगे 1 फरवरी को। तो क्या करना है वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, यूजीसी होता क्या है? यूजीसी होता क्या है इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये होता है यूजीसी। दोस्तों, यूजीसी का फुल फॉर्म यूजीसी ग्रांट्स कमीशन होता है, जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। दोस्तों, इसको जो यूजीसी है, इसको संसद में एक बिल पारित करके इसकी मान्यता इसको दी गई है। अब भारत में शिक्षा मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का अनुदान देना, उन्हें मान्यता देना, शिक्षण परीक्षा, अनुसंधान और गुणवत्ता मानकों को तय करना। जैसे कि 12th के बाद अगर कोई नया कॉलेज खुला है तो उसको मान्यता यूजीसी के ही थ्रू मिलती है। ठीक दोस्तों, यानी कि 12th के ऊपर की जो भी शिक्षा, उसी को भारत में उच्च शिक्षा कहा जाता है। और उच्च शिक्षा के सारे काम जो होते हैं वो यूजीसी देखता है, जिसमें छात्रवृत्ति भी है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, आप सोचते हैं नेट क्वालिफाई कर दिया, और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, नीति बनाना, केंद्र सरकार राज्य सरकार के संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, और हायर एजुकेशन को ये मॉनिटर करता है। तो दोस्तों, ये मेन रूप से यूजीसी का कार्य होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस गर्म मुद्दे की। दोस्तों, ये गजट आपने कई बार अखबारों में देखा होगा कि एक पेज में छपता है भारत का राजपत्र। आपने इसको अभी तक इग्नोर किया होगा, लेकिन अब आपको इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इस यूजीसी के मुद्दे पर विरोध या समर्थन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ये इसका गजट संख्या है। ये अगर आपके काम का हो तो आप इसको देख लीजिए। बाकी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देता हूँ। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो मैंने आपको बताया, अधिसूचना नई दिल्ली 13 जनवरी 2026 को ये जो है प्रकाशित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों की समता संवर्धन हेतु विनिमय 2026 यानी कि संशोधन। दोस्तों, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षा मानकों समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठित एवं द्वारा एवं सशक्त किया गया है, और यद्यपि शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हैं 2020 में आई थी, पूर्ण समता एवं समावेश को सभी शैक्षिक निर्धारणों आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके। तो दोस्तों, ये इसकी गाइडलाइन शुरू से है, जो इसका पेज नंबर 1 है, जो इस गजट का जिसका विरोध हो रहा है जिस बिल का, तो इसका पेज नंबर 1 ये था। पेज नंबर 2 पे दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी आप देख लीजिए। पेज नंबर 2 में लिखा है, यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों की क्षमता को संवर्धन देना है। अब इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमित 2012 यानी कि 2012 में, इससे पहले इसमें संशोधन हो चुका है, जिसका विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम 1956 की धारा 12 यानी कि 1956 विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ था, उसी के थ्रू यूजीसी को मान्यता मिलती है। ये अपने जो संविधान संशोधन इनका होकर के इनको मान्यता दी गई, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और उसमें खंड 12 में ये प्रावधान किया गया है कि अपने नियम में बदल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अब दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है इस नियम को बनाने का, उसमें देखिए यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ आपकी यहाँ से है। ये आपकी सोचने की दिशा को तय करेगा कि आप इस बिल के विरोध में हैं या पक्ष में हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी। इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये कि जो 13 जनवरी को लागू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से, यानी कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आपकी नस्ल क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, यानी कि महिला है या पुरुष हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जन्म स्थान, कैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ बहुत भेदभाव होता है, उनको कोई नेपाली बोल देता है, कोई भूटान का बोल देता है, कोई बाहरी बोल देता है, कोई विदेशी बोल देता है, कोई कहता है तुम लोग कुत्ता खाते हो, इसलिए दिल्ली जैसे शहरों में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत सारा उत्तर भारत में है, तो ऐसा देखने को मिलता है। वैसे आगे है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये आप सब जान रहे हैं, SC ST की बात हो रही है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये OBC की बात हो रही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अब दोस्तों ये EWS की बात हो रही है। EWS की परिभाषा क्या है, इसको देखने के लिए हम गूगल करते हैं तो हमें ये मिलता है। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सामान्य अनारक्षित वर्ग के वो लोग। दोस्तों अधिकतर देखा जा रहा है तो इसका विरोध तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनके लिए हमारे इस बिल में हमारे लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में जब गूगल किया गया तो ये पता चला जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम है, यानी कि 8 लाख रुपए से कम जो लोग कमाते हैं, और सामान्य वर्ग में यानी कि जिनको OBC SC ST का आरक्षण नहीं मिलता है, वो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। आरक्षित आगे भी देख लीजिए, कम हो, और जो SC ST OBC जैसी किसी आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हों, नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें, नहीं आते हों, और जिनके पास 5 लाख एकड़ से कम कृषि भूमि और निर्धारित सीमा से कम घर का प्लाट हो, इसमें वेतन, कृषि व्यवसाय, अन्य स्रोत होने वाली कुल आय शामिल होती है। यानी कि मूल रूप से जो EWS है ये वही सामान्य वर्ग की तो दोस्तों बात हो रही है जो इसका विरोध कर रहा है। सामान्य वर्ग की ही बात हो रही है यहाँ पर जो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि अभी तक कहीं नहीं देखने को आया कि SC ST और OBC के लोगों ने इसका विरोध किया हो। ये आपके विवेक के ऊपर है, अगर आप SC ST OBC आप चाहें तो विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं, आप सामान्य वर्ग के आप चाहें तो समर्थन करना कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको किसी का विरोध करना, समर्थन करना नहीं है। मेरा उद्देश्य मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि इस बिल के बारे में डिटेल जानकारी देना है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगजनों अथवा दिव्यांग भी दोस्तों, इसमें भी कोई नहीं है कि आप दिव्यांग हैं तो आप सामान्य वर्ग के नहीं हो सकते। भाई सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी दिव्यांग हो सकता है, OBC SC ST का भी हो सकता है, महिला भी विकलांग हो सकती है। तो इस चीज़ को तो कहीं नोटिफाई किया नहीं गया। इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितकारों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन देना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अब दोस्तों पहली बात तो ये कि 12th के बाद यानी कि आप 12th के बाद आप जा कर के UGC यानी कि किसी भी ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं जाएंगे जो UGC के अंदर संस्था होगी, वहाँ पे आप ये सब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12th के अंदर है तो कर सकते हैं। 12th के अंदर का आप कहें हमारे बोर्ड में तो ऐसा कोई आदेश है नहीं तो हम भेदभाव करेंगे, मारपीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। 12th के अंदर भी आप मत करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी को उसके लिंग के आधार पर, शक्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मत उसके साथ दुर्व्यवहार करें। 12th के अंदर भी हैं, ऐसा नहीं 12th के अंदर नियम नहीं है तो हम करने के लिए फ्री हैं। 12th के अंदर भी मत करें, 12th के बाद भी ना करें। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बस बात खत्म। पॉइंट नंबर 3 पे परिभाषाएं दी गई हैं। जब तक संदर्भ में अन्याय अपेक्षित ना हो। देखिए अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3, देखो हम आपको बता चुके 1956 में संविधान संशोधन करके UGC को मान्यता दी गई थी। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित जुड़े मामलों में कोई शिकायत हो, यानी कि जो 2 नंबर पॉइंट में दिया गया, अगर आप इनमें से किसी में आते हैं, आपकी जो शिकायत है उसी को पीड़ित व्यक्ति किया। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है।
यानी कि कुछ लोग जाति सूचक शब्द बोल करके उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ तो अपने यहाँ कहावतें ही ऐसी बनी है जो जाति पे आधारित हैं। अब मैं वो बोल दूंगा तो ऐसा भी है कि भाई अगर ओबीसी का व्यक्ति है, उसने एससी एसटी को जाति सूचक शब्द बोल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ओबीसी व्यक्ति के ऊपर भी होगी। एससी एसटी का व्यक्ति है, उसने ओबीसी को जातिगत सूचक कुछ बोल दिया तो एससी एसटी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ओबीसी एससी एसटी आपस में लड़ते मरते रहें, अपने एक दूसरे को गरियाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य वर्ग का कोई आ जाएगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ओबीसी एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति अगर गाली बकेगा आपस में भी तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ईडब्ल्यूएस आपको समझा दिया मैंने। अब दोस्तों, भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितकार के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसी कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। यानी कि आपने मुंह से बोला या इंटेंशनली किसी के साथ धर्म, हिंदू मुस्लिम भी अगर आपने जाकर के यूनिवर्सिटी में कर दिया तो वो समझ लीजिए कि ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। धर्म को भी यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। उद्देश्य होगा प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार निष्प्रभावी अक्षम करना होगा, विशेष रूप से किसी भी हितकार या हितधारकों के समूह में ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। आगे यार मानव है तो मानवीय जो गरिमा है उसका ख्याल रखें, अपनी गरिमा से नीचे मत जाएं। पशुओं जैसा व्यवहार यूजीसी में जाकर यानी कि विश्वविद्यालय में जाकर के मनुष्य के जैसा ही व्यवहार करें, पशुओं जैसा व्यवहार ना करें। यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए ये अधिनियम यूजीसी द्वारा लाया गया है, ऐसा अभी तक मालूम होता है। आप चाहें तो इसका विरोध भी कर सकते हैं या इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। समता से अर्थ सभी वैध अधिकारों। अब वैध अधिकारों का क्या मतलब है? अरे वैध अधिकारों का मतलब यही हुआ कि जो चीज़ें हों, अब कह दो कि हम कट्टा लेके विद्यालय में आएंगे क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है। अब ये वैध तो नहीं हुआ, आप विद्यालय में कलम लेकर के आइए तो चलेगा। आपको नहीं, हम कट्टा लेके आएंगे, हमारे पूर्वजों का है, हमारे दादा के पास था, लाइसेंस ये सरकार ने दिया तो हम लाएंगे। तो अगर आपके भी नाम का हो तो विश्वविद्यालय में अनुचित चीज़ें लाना ठीक नहीं है। सभी वैध अधिकार जो आपको कलम लाने की आपको जो है अनुमति है, आप लेकर के आइए। प्रयोग संबंध पात्रता के अवसर मामले में किसी हितकारों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है। दोस्तों, इसके बाद समता समिति का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख द्वारा गठित समिति। एक समिति बनाई जाएगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी उसी समिति के बारे में। समता हेल्पलाइन का अर्थ स्थापित हेल्पलाइन, जैसे जब आप आजकल के समय में पुलिस का नंबर 100 था जो 112 हो गया, एम्बुलेंस का 108 हो गया, इस तरह से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा पीड़ित के लिए। समान अवसर केंद्र का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्था द्वारा विनियोजन तहत स्थापित केंद्र, एक सेंटर बनाया जाएगा। संकाय सदस्य का अर्थ है शिक्षा द्वारा के कार्य करने वाले शिक्षक। शिक्षकों को इस संकाय सदस्य के रूप में भी यहाँ कार्य करना होगा। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला एवं तृतीय लिंग समेत है। अब ये देख लीजिए, लिंग के आधार पर अगर आपने किसी से भेदभाव कर दिया, कोई सामान्य वर्ग की मान लो महिला है, सामान्य वर्ग की महिला है, ठीक, उससे आपने कह दिया कि तुम्हारी आदतें तो लड़कियों जैसी हैं। तो अब ये लड़कियों जैसी का क्या मतलब? लड़कियों की आदतें गंदी होती हैं क्या? तो इस आधार पर सामान्य वर्ग की महिला भी जा कर के तुमको सबक सिखा सकती है, बात समझ लेना, ठीक। तीसरे लिंग को भी अब आप देख रहे हैं जैसे समय बदल रहा है, अब तीसरा लिंग को भी मान्यता दी जा रही है। जो पुरुष और महिला में नहीं आते हैं उस तीसरे लिंग के, उनके भी हितों का अधिकार रखा गया है। तो दोस्तों ये लिंग संबंधित है। आप चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं, आप महिला होकर के भी इसका विरोध कर दें कि नहीं, हमें महिला होकर के ऐसी सुविधाएं और ऐसे अधिकार नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि आप समर्थन करें विरोध करें, मैं केवल बताना है। आप चाहें तो किसी भी वर्ग की महिला होकर के इस बिल का विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा, शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतों से सम्मिलित है, ठीक। संस्था का प्रमुख जो है अर्थ विश्वविद्यालय के मामलों में कुलपति या सम विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राचार्य या निदेशक अथवा संस्था महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख ऐसा अन्य पदनाम है। तो दोस्तों
ये जहाँ पे जो संस्था का प्रमुख होगा उसके लिए है। जैसे कुछ कॉलेजों में डीन होते हैं, कहीं प्राचार्य होते हैं, उनके लिए बात कही गई है। अब दोस्तों धारा 12 के अंदर इसमें बताया गया है कि मतलब ये उन्हीं के लिए जो समिति के सदस्य होंगे उनके लिए। लोकपाल का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विना 2003 के तहत समय समय पर नियुक्त लोकपाल के लिए, यानी मॉनिटरिंग से संबंधित ये सारी बातें हैं। कर्मचारी का अर्थ है जो व्यक्ति उच्च शिक्षा संस्थान में कार्य करता है वो कर्मचारी होगा। हितकार का अर्थ है कर्मचारी, प्रबंध सदस्य, उच्च संस्था के प्रमुख शामिल हो। छात्र का अर्थ आप समझ लीजिए, छात्र का अर्थ किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक, मुक्त, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन माध्यम से नामांकित वह व्यक्ति जो यहाँ पर नामांकन जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो वहाँ का छात्र कहलाएगा। छात्र की भी परिभाषा आपको इस गजट में बताई गई है। विश्वविद्यालय केंद्र अधिनियम, यानी कि विश्वविद्यालय की जो मान्यता होगी उसके बारे में बताया गया है। समता समता के संवर्धन का कर्तव्य, भेदभाव उन्मूलन का कर्तव्य होगा। हितकारों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा। और अब देखिए, हितकारों के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करने वाली उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, लिंग या दिव्यांगता पूर्वाग्रहों के बिना उनके हित में रक्षा करने उचित साक्षात्कार अनिवार्य उपाय होगा। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव किसी के रूप में अनुमति नहीं होगी, जो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब अगर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव होगा तो उसे नज़रअंदाज करना कानूनन अपराध माना जाएगा। चाहे आप महिला के लिए करें, चाहे आप किसी तृतीय जेंडर के लिए करें, SC ST के लिए करें, EWS के लिए करें। तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो आप सामान्य वर्ग से आते होंगे तो भी अब जो है नज़रअंदाज इसे नहीं किया जाएगा। EWS होकर के भी कहे कि मुझे गरीब बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बिल का विरोध भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। समान अवसर केंद्र। अब दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा। दोस्तों अब जैसे लाइब्रेरी होती है बॉक्सिंग के लिए, बास्केटबॉल के लिए ग्राउंड होता है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, तो समान अवसर केंद्र भी वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। केंद्र के बारे में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लें। अब इसमें क्या गज, दूरी, लंबाई तो नहीं दी गई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बातें बताई गई होंगी। इस केंद्र को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो 5 नंबर पैराग्राफ में दिया गया है। समता का गठन इस प्रकार होगा। समता समिति के बारे में आप देख लीजिए। संस्था का प्रमुख प्रदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि प्राचार्य रैंक का जो व्यक्ति होगा या डीन होगा, प्रिंसिपल होगा, इसका प्रमुख होगा। इस संस्था में तो 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे। उस संस्था का एक कर्मचारी जो शिक्षक से क्लर्क वगैरह होते हैं वो उसका एक सदस्य होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक 2 प्रकार प्रतिनिधि सदस्य होंगे, यानी कि 2 सिविलियंस होंगे। 2 छात्र होंगे जिनका नामांकन शैक्षणिक सतह, खेलों, उत्कृष्ट पाठ्यक्रम, गतिविधि प्रदर्शन किया जाएगा विशेष। अब इन छात्रों की जाति दोस्तों नहीं दी गई है, ये बात जान लीजिए कि जो 2 छात्र होंगे किसी भी जाति के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्राचार्य। 2 अच्छे छात्र जो पढ़ने लिखने में अच्छे हो, खेलने कूदने में अच्छे हो, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा। सामान्य प्रदेन सचिव के समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब महिला की तो इसमें जाति दी नहीं गई है दोस्तों, मैं बता सकता था केवल OBC SC ST की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वही सदस्य को कार्यकाल 2 वर्षों का होगा और आमंत्रित तो का कार्यकाल 1 हो, यानी जो सिविलियन होंगे उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। तो दोस्तों समिति से संबंधित ये पॉइंट है। अब समिति से संबंधित बाकी पॉइंट ये हैं, ये भी आप इसको पढ़ लें, एक एक चीज़ें बताने की जो बताने योग्य है। किसी भी भेदभाव की घटना के प्रवेदन का पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरोध को बचाना, सब छोटी छोटी बातें आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लें तो आपको इस बिल के बारे में बारीकी से समझ में आ जाएगा। 11-12 पॉइंट दोस्तों ये है, इसको समझ लीजिए। समन्वय केंद्र के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। हेल्पलाइन से रिलेटेड इसमें बातें बताई गई हैं, इसको आप इसमें देख लीजिए। समता के संवर्धन के उपाय क्या क्या हैं। अब इसमें उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित पोस्टर, प्रमुख प्रदर्शन, कार्यशैली, ये सब इन सब बातों में निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें सब होनी चाहिए। आपको इसमें जो चीज़ें गलत लगे आप उसका विरोध भी कर सकते हैं।
भेदभाव की घटना के मामलों में प्रक्रिया क्या होगी? यदि कोई पीड़ित व्यक्ति किसी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल, लिखित रूप या समान अवसर केंद्र यानी कि जो सेंटर बनाया, ईमेल से भेजकर पीड़ित की पहचान अनुरोध की जाने गोपनीय रखी जाएगी। यानी आप शिकायत करते तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पीड़ित व्यक्ति से समता समिति पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान प्रमुख को देगा। समता समिति प्रति पीड़ित व्यक्ति को जो भेजी जाएगी। समता समिति प्रतिवेदन प्राप्त होने वाले संस्था का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान अनुदान 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला है तो वो पुलिस अधिकारी को तत्काल सूचना देगा। यानी कि जो मामला संस्था के लेवल का नहीं होगा तो वो पुलिस को जानकारी इसकी देंगे। आखिरी पॉइंट इसका दोस्तों 11 नंबर है, यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों में किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाएगी। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो शिक्षण संस्थान के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाइयाँ की जाएगी। पहली कार्रवाई, यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर दिया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा होती है, जो बाय पोस्ट अपना पेपर वगैरह देते हैं, ऑनलाइन माध्यम कार्यक्रम संचालित वंचित कर दिया जाएगा। अधिनियम 1956 यूजीसी अधिनियम धारा 2, 4 और 12B के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थान की सूची से हटा दिया, यानी कि आपकी सीधे सीधे मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये है दोस्तों। 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बदतमीजी करना बंद कर दें। अगर आप बदतमीजी करना चाहते हैं महिला के से साथ, EWS के साथ, जो सामान्य वर्ग के आते हैं इनके साथ, OBC SC ST के साथ, तृतीय लिंग जिनको आप कुछ और बोलते हैं, ये सब शब्दावली अगर आपकी ज़बान पर बसी है तो इससे अब आप दूरी बना लें, या आपके हितकारी नहीं साबित होंगे, भविष्य में आपको दिक्कत पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य था कि इस गजट के बारे में डिटेल जानकारी आपको दे दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी हो गई होगी। अब आप इसका विरोध करें या समर्थन करें, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। और जो लोग इसका विरोध या समर्थन कर रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन करे नहीं है या भविष्य में करेंगे भी नहीं। जिनको करना है उनको इस मामले में ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए, जो अब आने वाले समय में यूजीसी के तहत विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएंगे, उनके लिए विशेष रूप से यह वीडियो है। तो दोस्तों अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।